cineinc.com। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मेरे साथ यहाँ लंदन के एक बहुत ही मशहूर इलाके में मौजूद हैं अमरजीत सिंह दुलत साहब। एएस दुलत के नाम से मशहूर हैं। और अब आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रा ऐसा है कि लोगों के नीचे से कुर्सियाँ खिसक जाती हैं। वो ये है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया का, यानी जिसको रॉ भी कहते हैं संक्षेप में, इख्तिसार के साथ में, उसके आप चीफ़ रह चुके हैं। दुलत साहब, चीफ़ आप रहे, रॉ के सेक्रेटरी कहलाता है वो जी। और 1999 में जी हाँ, 2000 जी। और उसके बाद फिर इमीडिएटली जैसे ही वाजपेयी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, प्रधानमंत्री, और आप उनके साथ फिर काम करते हैं एक अलग हैसियत से। जी हाँ, वो एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। मैं तो अपनी सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांध के घर जाने की तैयारी में था जब मुझे बुलाया गया पीएमओ में कि ज़रा आप आ जाएं दोपहर को। ये 24 दिसंबर की बात है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है क्योंकि क्रिसमस ईव थी और 31 को मुझे रिटायर होना था 2000 में। तो मुझे फ़ोन आया पीएमओ से कि आप ज़रा अगर थोड़ा टाइम निकाल के आ जाएं क्योंकि आप आके अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लें। मैंने कहा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो मैं वहाँ गया तो वहाँ हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी होते थे साइकिया साहब। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तो हमारे यहाँ आ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं? मैंने कहा मुझे तो किसी ने कहा नहीं। बोले ये तो बहुत पुरानी बात है, 2-2.5 महीने से चल रही है। मैंने कहा कल मैं बॉस से मिला, बॉस का मतलब था ब्रिजेश मिश्रा से। मैंने कहा उन्होंने जिक्र नहीं किया। हम बात ही कर रहे थे तो मिश्रा जी अंदर आ गए ऑफिस में। उनका ऑफिस साथ लगता था। तो जब आए तो मैंने कहा सर आपने मुझे बताया नहीं। एनीवे थैंक्स फॉर द जॉब। बोला वेलकम। और आपने किस हैसियत से काम किया? मतलब ब्रिजेश मिश्रा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जी हाँ जी वाजपेयी जी के। मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे वहाँ जाके करना क्या है। तो मैंने मिश्रा जी से कहा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप कश्मीर पे नज़र रखिए और आगे क्या करना है फिर सोचते हैं। मैंने कहा ठीक है, कश्मीर पे तो नज़र मैं हमेशा कई सालों से रखी हुई है, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। तो जब मैं सेटल हो गया तो फिर मैंने उनसे बात की कि कश्मीर पे कैसे नज़र रखनी है, क्या हमारा एजेंडा क्या है, मैंडेट क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि पीएम चाहते हैं कि 2002 का जो इलेक्शन है वो अच्छा हो, फ्री फेयर ओपन हो, तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें करवानी है। ये है तुम्हारा काम, मेन काम। तो फिर हम उसमें लगे और 2002 का इलेक्शन अच्छा हुआ। आप इस वक्त यहाँ और भी इसलिए मेरे साथ में मौजूद हैं, उसकी एक वजह यह है कि एक किताब बिल्कुल मंजर आम पर आई है और ये टाइटल वगैरह सब कुछ इस पे लिखा है, द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। ये इस किताब का नाम है और इसके जो ऑथर्स हैं उसमें एएस दुलत हैं और साथ में जो दूसरा नाम और तीसरा नाम तो एक पत्रकार का है, जर्नलिस्ट है, आदित्य सिन्हा। जी। और ये आदित्य सिन्हा ने आपकी पहली वाली किताब में भी आपके साथ काम किया था, जो वाजपेयी एएस 2015 में किताब आई थी। 2015। अच्छा ठीक है। तो वो, और साथ में असद दुरानी। असद दुरानी जो है 1991 में ISI के चीफ थे जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं और भी तरह तरह की पोजीशंस पे उन्होंने काम किया। ये बताइए, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे वो तमाशा ना हुआ। और इतना हंगामा चल रहा था पिछले 15 दिन से कि साहब स्वास में, यानी कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का हिस्सा है, वहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। उसमें ISI के फॉर्मर चीफ होंगे, उसमें इंडिया की जो रॉ है उसके फॉर्मर चीफ एएस दुलत होंगे। कमाल की बिलिंग थी। लेकिन वहाँ देखा तो दुरानी साहब का पता ही नहीं और आप मौजूद हैं। मायूसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये कि उनको ना देख के थोड़ी उदासी तो हुई एक लेवल पे। जी। क्यों नहीं थे वो? उदासी हमें भी हुई। असल में ये जो किताब है, ये जब निकली बाज़ार में 21 मई को, तो उसके बाद हमने वहाँ एक फंक्शन किया दिल्ली में 23 को। बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ
उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आए, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब आए और कई लोग आए। तो अब उसमें दुरानी साहब को आना था, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिला। उसके बाद क्या वीज़ा उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला? नहीं मिला जी, हमारे हाई कमीशन से नहीं मिला, इस्लामाबाद से। तो जब वीज़ा नहीं मिला तो उसके कुछ दिन बाद उनको वहाँ पाकिस्तान सरकार ने ECL पर रख दिया, कि मतलब उनका बाहर जाना रोक दिया। ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, पाकिस्तान में एक लिस्ट होती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, और उसको जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बड़ी आर्मी की तरफ से ख़ास तौर पे निकल के आती है। उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी होता है, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मुल्क से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, इसीलिए तो जनरल दुरानी आजकल ECL पे हैं। बट ये अपना भी जोक नहीं लगता है कि एक शख्स जो ISI का चीफ रहा है, एक शख्स मैं समझता हूँ जो एक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहा है। बात है, बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक ऐसे मीडिया को खुश करने के लिए और पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे मियाँ साहब बाहर जा रहे थे, तो मियाँ साहब ने कहा कि भाई ये हमारे खिलाफ तो बहुत एक्शन लिया जाता है, आपके लोग जो ये ऐसे करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा। और उसके बाद में मियाँ साहब भी बेचारे चले गए। वही मियाँ साहब तो जा ही रहे थे, जाने वाले थे। मैं ये सारी चीज़ें इस बातचीत के दौरान आनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभी टच कर लेता हूँ। लेकिन एक बात ये बताइए कि लंदन आने से उन्हें किसने रोका? मतलब सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ECL पे है जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, ECL, तो लंदन में नहीं आ सके। तो भारत सरकार अगर उनको वीज़ा दे देती तो कम से कम थोड़ी बहुत बदनाम ना होती। ये कहा जाता है कि भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान से कोई आना चाहता आए। मेरे ख्याल से ये भी कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि जिसने एज ए को-ऑथर वो आना चाहते थे तो कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, ना उधर से इधर वीज़ा मिलता है, हम तो दे ही नहीं रहे, और पाकिस्तान भी उन्होंने भी काफ़ी रुकावट डाली है। हालांकि पाकिस्तान दिल्ली से फिर भी पाकिस्तान के लिए वीज़ा मिल जाता है, इस्लामाबाद से हम दे ही नहीं रहे। आपने कहा हालात, मैं ये समझता हूँ ये किताब तब तक अधूरी रहेगी, इस पे चर्चा किसी भी तरह की, जब तक कि ये हालात का हल्का सा जिक्र ना हो जाए। आपने कहा हालात ज़रा ऐसे हैं, कैसे हैं हालात इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान? जितने खराब हो सकते हैं उतने। देखिए, एक अलर्ट होता है, एक रेड अलर्ट होता है, एम्बर अलर्ट होता है, फलाना। कोई क्या अलर्ट है? अलर्ट नहीं है, बट हम बात कर ही नहीं रहे हैं, आपस में बात हो ही नहीं रही है। जो थोड़ी बहुत हो रही है और वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। वो NSS के दरमियान बात होती है, कभी फ़ोन पे, कभी कभार मिलते भी हैं। मैंने सुना है उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, डोवल साहब की और जनरल जंजुआ की। अजीत डोवल जो भारत की तरफ से NSA के चीफ हैं, और जो जंजुआ साहब, और शायद मैंने सुना है कि शायद इंटेलिजेंस चीफ्स भी मिल रहे हैं कभी कभी। लेकिन ये इंटेलिजेंस चीफ का मतलब क्या होता है? ISI का चीफ, रॉ का चीफ, जी या IB का चीफ? IB नहीं, रॉ का ही चीफ मिले हैं। आमतौर पर सुनते हैं कि कभी कभी मिलते हैं, हम भी सुनते हैं और सुनने में बहुत मज़ा आता है। और मेरे ख्याल से वहीं से सच नहीं, मज़ा तो आता है, लेकिन मेरी बहुत दिनों से ये वो है इल्तजा है कि भाई इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि रेगुलरली मिला जाए, कोई बड़ी बात ना हो। लोगों के सामने कहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्या बुरी बात है। हाँ, नहीं, ये नहीं कि लोगों के सामने मिले, लेकिन लोगों को पता हो कि भाई हमारे जो चीफ्स हैं वो मिलते हैं, उसमें क्या बल्कि इस किताब में जब सारी दुनिया मिलती है आपस में, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चीफ्स को मिलने में क्या दिक्कत? आपने जिस तरफ इशारा किया कि भारत पाकिस्तान के जो संबंध है इस वक्त कहाँ पे हैं, मतलब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जो भी ख़राब तरीन स्टेज होती है संबंधों की, ऑलमोस्ट हम वहाँ से गुजर रहे हैं। और ये दौर शुरू हुआ था, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से, इंटरेस्टिंगली, कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं सत्ता में, पावर में, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, और इमीडिएटली वो नवाज शरीफ को इनवाइट करते हैं अपने स्वेयरिंग इन सेरेमनी में, शपथ लेते वक्त। और न सिर्फ ये, उसके बाद में फिर वो जाते हैं पाकिस्तान, रायबंद पहुंच जाते हैं। क्या बात है, वो क्या हुआ था, वो अचानक कैसे हो गया था? मैं तो समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी बात थी, कि हालांकि उससे पाकिस्तानी खुश नहीं थे, मतलब फ़ौज खुश नहीं थी,
क्योंकि उन्होंने कहा ये सडनली कहाँ से आ गए, लेकिन ये चीज़ें सडनली ही होनी चाहिए। तो मोदी जी का तरीका बहुत ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद सब कुछ रुक गया। क्यों रुक गया? मैं चाहता हूँ आप ही की नजरिए से बात समझ में। नहीं, ऐसा है कि आपको याद होगा कि वो पठानकोट का किस्सा हुआ था। पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में जब हुआ तब तक कोऑपरेशन आपस में चल रही थी, बल्कि आपको याद होगा कि वहाँ से उनकी टीम भी आई थी पाकिस्तान से, कि वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने कहा हम आके पठानकोट एयरबेस देखना चाहते हैं, वो आए थे। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये है कि फिर वो उड़ी वाला किस्सा हुआ, वो ज़्यादा ख़राब किस्सा हुआ, जहाँ आर्मी कैंप पे अटैक हुआ। तो उसके बाद फिर तब से माहौल ख़राब रहा है। आपको मालूम है फिर हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में, और न सिर्फ की बल्कि उसका खासा एक मार्केटिंग कैंपेन भी था। बिल्कुल पहले तो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, ये बात सही है ना कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स इसी तरह के पहले भी हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर ने तो पिछले जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे भी हुआ है, और भी लोगों ने कहा। पिछले प्राइम मिनिस्टर तो बेचारे नहीं कहेंगे ऐसी बात, लेकिन पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है मेनन साहब, उन्होंने ज़रूर कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं, तो होता रहा है, इस किस्म की स्ट्राइक तो होती रही है। तो उस स्ट्राइक में इस स्ट्राइक में फ़र्क ये है कि ये ज़रा ये तो फौजी जाने क्या फ़र्क, ये ज़रा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी था एक तरह से, जी कह सकते हैं इसको। खैर, तो ये हुआ उसका। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो और भी जो समझदार पढ़े लिखे लोग बाग, वो एक बात आपसे कहेंगे यहाँ पे कि अरे दुल्ला साहब, ये देश को थोड़ा समझाइए कि सच बात तो ये है कि सारे मुल्कों में जहाँ जहाँ डिप्लोमेसी को एक ट्रैक से हटाना होता है, डायलॉग को हटाना होता है, वहाँ जो टेररिज्म है वो इस तरह से कुछ एक दो चीज़ें कर देते हैं और सारी चीज़ें हट जाती हैं ट्रैक से। तो इंडिया में जो समझदार लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी में कुछ ऐसे ज़रूर एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, और हो सकता है इंडिया की पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो ये बात नहीं समझते लोग। ऐसा है, जब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ हॉलैंड पार्क में सहमत होना बड़ा आसान है, और दिल्ली में और हिंदुस्तान में पब्लिक को समझाना ज़रा मुश्किल होता है पॉलिटिकली। तो फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स ही की वजह से हम मार खाते हैं दोनों तरफ। और पाकिस्तान में हालात हमारे से और भी बदतर हैं। वहाँ तो मतलब है कि टेररिज्म का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब आजकल फ़ौज को पश्तून भी तंग कर रहे हैं, तो कभी पश्तून तंग करते हैं, कभी बलूच तंग करते हैं, कभी कोई और तंग करता है, और उसमें नाम आ जाता है RAW। अरे साहब, आपने तो खुद ही कह दिया, मैं आपको बताऊं, मैंने RAW का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना वो बड़ा मशहूर सा शेर है कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पाकिस्तान में अगर किसी से बात कीजिएगा तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, रॉ वालों ने पाकिस्तान गया। एक किस्सा सुनिए अभी, और ये बहुत ताज़ा तरीन किस्सा है। कल मेरे बालों से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं कल अपने मैं बताता हूँ, मैं बाल कटवाने गया, और मेरे जो बाल काटते हैं लगभग 20 साल से इस मुल्क में, वो पाकिस्तान लाहौर भाटी चौक के रहने वाले एक चौधरी मेहताब साहब हैं, और उनसे मेरी दोस्ती भी है। उन्होंने मेरे एक थिएटर वगैरह में भी काम किया। खैर, तो वो समझदार आदमी भी हैं। तो वो बाल काट रहे थे, तो बोले और भाईजान क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई आज शाम में एक जा रहे हैं, हो सकता है मैं एक इंटरव्यू करूं, और उसमें ISI के फॉर्मर चीफ हैं असद दुर्रानी साहब, वो भी आ रहे हैं, और जो इंडिया में रॉ है उसके जो चीफ हैं वो भी आ रहे हैं। बोले रॉ के चीफ भी आ रहे हैं? ये कहते कहते ऑलमोस्ट उनकी जो कैंची चल रही थी मेरे कान के पास आके रुक गई, और मुझे लगा ये आर पार ना हो जाए कहीं। और बड़ी नाराज़गी से उन्होंने तो गंद फैलाई हुई है उत्तर पाकिस्तान में। उनका मतलब ये था कि सारे पाकिस्तान में जो भी गंद है जो रॉ की फैलाई हुई है। तो ये एक आम सा परसेप्शन है, और इंडिया में भी ऑफ कोर्स यही है कि ISI चप्पे चप्पे पे जब भी कोई 19-20 चीज़ होती है तो कराती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी बात पे जो इंडिया के और पाकिस्तान के जो लोग बाग हैं वो कैसे भरोसा करें कि ये दुल्ला साहब ये जो किताब लिख रहे हैं और इसमें किसी लेवल पे दोनों मुल्कों के दरमियान अमन व अमान कायम करने की भी बातें सजेस्ट कर रहे हैं। वो कहेंगे फसाद की जड़ तो यही 2 एजेंसीज़ हैं। ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने 3 साल पहले कश्मीर पे किताब लिखी थी, तो वो किताब पाकिस्तान गई, काफ़ी बिकी वहाँ, और मैंने जनरल साहब से पूछा, मैंने कहा इसका क्या रिएक्शन है, कोई हाँ तो कुछ मैंने कहा है या लिखा है?
कोई एडवर्स तो नहीं? कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ तो तुम्हारी किताब वेलकम की गई है। अब ये भी किताब जो है हर जगह बिक रही है, पाकिस्तान में भी बिक रही है, लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ आपकी बात कि जो पब्लिक में परसेप्शन है कि भाई जो भी दंगा फसाद, जो भी गड़बड़ होती है हमारे यहाँ, वो रॉ करवाती है, ये एक परसेप्शन हो जाता है। और ये हो जाता है उसी की वजह से जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, पब्लिसिटी की वजह से। भाई ये जो भी है ये रॉ वाले ही करवाते हैं। हमारे यहाँ जो भी है वो जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब ये ISI जी हाँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मैं एक रैली कवर कर रहा था, तो उसमें कई लोगों ने ये बात कही कि देखिए रॉ वाले ये भी कराते हैं। खैर बहरहाल दूसरी तरफ MQM को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो एक सिंपल सी बात है कि MQM जो है उसके पीछे रॉ का हाथ है। बलोचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके पीछे रॉ का हाथ है, कहते हैं जी, कहते हैं। मगर आप क्या इनकार करते हैं इन सब बातों से? एक बार हम, पता नहीं इस किताब में उसका जिक्र है या नहीं है, एक बार हम कहीं मिले, क्योंकि हम मिलते रहते थे जनरल साहब और मैं, ये ट्रैक 2 में, जनरल असद दुर्रानी। तो एक बार उन्होंने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान में अगर रॉ कुछ नहीं कर रही है तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा सर कैसे समझाऊं आपको कि हम कोई ख़ास नहीं कर रहे खास। तो इस किताब में अगर आप बलूचिस्तान का सेक्शन जो है उसको पढ़ें तो उसमें जनरल साहब मानते हैं कि गलती पाकिस्तान ने ही की है। वहाँ जो कुछ भी बलूचिस्तान में हुआ है उसमें पाकिस्तान की काफ़ी मेहरबानी है। वो एक अलग डिबेट हो सकती है कि पाकिस्तान में वाकई ये बात है कि अपने ही लोगों को किस तरह से सप्रेस किया जाता है। याद होगा कि पिछले साल मैंने एक कॉन्वर्सेशन यहाँ की थी LSE में जनरल एहसानुल हक के साथ। तो अब वो वहाँ सब्जेक्ट ये था कि भाई इंटेलिजेंस किस काम का है या नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने कहा जनरल साहब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे? बोले नहीं अब बहुत साल हो गए, हम तो इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। मैंने कहा कर लीजिए फिर आप पहले कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। तो खैर वो तो जब बात थी इट इज़ ऑल लाइट हार्टेड बैंटर, लेकिन वहाँ कुछ बलूच लड़के बैठे थे जिन्होंने जनरल साहब को काफ़ी दुखी किया। और आखिर में वो जो मॉडरेटर थी उसने कहा कि जनरल आर यू गोइंग टू आंसर दिस और नॉट? जनरल साहब बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल सवाल है, तो पॉलिटिशियन ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए। वो मैं समझ सकता हूँ। मैं इस किताब की तरफ आता हूँ और मुझे ज़रूर बताइए कि कहते हैं कहाँ ISI जो ये हमने पस मंज़र में सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दिया कि किस तरह की इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की राइवलरी है एक दूसरे के साथ में। बिल्कुल है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप दो लोग पूरी तारीख़ में जो भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद है उसमें इस तरह से दो इंटेलिजेंस चीफ्स एक साथ आ सके, और न सिर्फ आ सके बल्कि उन्होंने ये किताब भी लिख दी, और न सिर्फ ये किताब भी लिख दी बल्कि वो अमन और शांति और आगे के लिए उन्होंने कुछ स्टेप बिल्डिंग मेजर्स भी सजेस्ट किए हैं। मैंने देखा इस किताब में, मैंने मार्क भी कर रखा है यहाँ पे। तो ये शुरुआत किस तरह से, बहुत ही ज़रा से ब्रीफली बताइएगा ज़रूर। देखिए ये भी एक इसमें जो लास्ट चैप्टर है ना, ये उस पर है, उसका हेडिंग ये है दीवानगी ख़त्म। हाँ, दीवानगी ख़त्म। तो ये किताब भी एक दीवानगी है, एक ख्वाब है, बिकॉज इट जैसे आपने कहा बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। कभी दो इंटेलिजेंस चीफ किसी भी मुल्कों के, आप यूँ समझ लीजिए जैसे CIA का चीफ है या KGB का पुराने ज़माने में मिलकर किताब लिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ CIA का और MI6 का ये इकट्ठे बैठ के नहीं लिख सकते। हाँ। सो ये है बड़ी नहीं, CIA और MI6 तो खैर फिर भी नज़दीकी है, तो दोस्त लोग हो गए। हुजूर किताब नहीं लिख सकते। किताब नहीं लिख सकते। हाँ। तो ये बड़ी उस किस्म की चीज़ है दीवानगी। तो मुमकिन कैसे हुई है? मुमकिन ऐसे हुआ कि जैसे मैंने कहा हम मिलते रहते थे, तो एक मीटिंग में किसी ने जिक्र किया कि भाई आप दोनों की बढ़िया लगता है अच्छी बनती है, केमिस्ट्री बन रही थी आप लोगों की। केमिस्ट्री आपकी अच्छी लगती है, क्योंकि हम आपस में गप्पे बातें रहते हैं। और असद दुर्रानी के दरमियान। जी हाँ। असद दुर्रानी लेफ्टिनेंट जनरल फौज में रह चुके हैं। जी हाँ, फौज में रह चुके हैं।
डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी थे और डीजी ISI भी थे। 1965 की वॉर में भी लड़े हैं भारत के खिलाफ और 1971 में भी लड़े हैं जी। तो अब हम मिलते रहते थे, तो किसी ने जिक्र किया कि भाई आप लोग जब आपके ताल्लुकात इतने अच्छे लगते हैं तो फिर आप कुछ किताब क्यों नहीं लिखते? तो जनरल साहब की तरफ मैंने देखा तो वो हंसे। तो पहला चैप्टर उसी पे है। जनरल साहब ने कहा कि इवन इफ वी वर टू राइट फिक्शन नोबडी वुड बिलीव इट। मैंने कहा ठीक है सर, छोड़िए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पे फिर प्रेशर आया, तो फिर हमने 2 पर्चे इकट्ठे लिखे। एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पे जो साइमल्टेनियसली पब्लिश हुआ था डॉन में और हिंदू में, और दूसरा था कश्मीर पे जो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा की वेबसाइट पे मौजूद है। और इसके बाद में आदित्य सिन्हा आते हैं और फिर वो आप लोगों के साथ में कुछ बातचीत भी करते हैं बाद में, जो पत्रकार आपके साथ में तीसरे ऑथर शामिल है। आदित्य बाद में आता है, क्योंकि हुआ क्या कि जब 2015 में वो कश्मीर वाजपेयी ईयर्स आए, एक मेरे से ये भी सवाल किया गया जब ये किताब निकलने वाली थी कि इज दिस ए कंटिन्यूएशन ऑफ योर लास्ट बुक? मैंने कहा नहीं। बाद में एक्चुअली जब मैंने सोचा तो एक तरीके से ये उस किताब की कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि उस किताब का जो मेन तत्व है, जो मेन कोर, जो जिस पे मैंने खास मतलब है स्ट्रेस किया है, वो यही है बातचीत, डायलॉग, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें तो हमने डायलॉग कर दिया ना। डायलॉग कर दिया और डायलॉग कर दिया, और जो बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पे आप दोनों लोग काफ़ी हद तक खुल के भी बात करते हैं। और मैंने देखा जनरल साहब की भी फ्रैंकनेस है खासी, असद दुरानी साहब की ऐसी बातें जो आमतौर पे ISI का एक फॉर्मर चीफ कह रहा है नहीं करते बिल्कुल, बल्कि कुछ लोगों ने तो उसका मतलब ये भी निकाल लिया, पाकिस्तान में लोग ये समझ रहे हैं कि जनरल बहुत ही मासूम हैं और ये AS दुलत जो है बहुत होशियार हैं, इन्होंने ट्रैप कर लिया जनरल को, और जनरल से ऐसी बातें कहला ली कि आज बेचारे जनरल साहब जो हैं ECL यानी जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है पाकिस्तान की सबसे बदनाम लिस्ट होती है सर वो, और लोग ड्रेड करते हैं कि मेरा नाम उस पर कहीं ना आ जाए, और उसमें बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, मतलब बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, ये किताब जो लिखी गई या जो बातचीत हुई, इट वाज इन द मोस्ट कॉर्डियल एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इसमें कभी कोई किसी को फंसाने की या किसी की, आप इसमें इसको जब पढ़ेंगे, इसमें ऐसा है कि जहाँ डिसएग्रीमेंट भी हुआ है तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, कोई बहस नहीं हुई है। जी कई जगह आप देखेंगे कि मैंने कुछ कहा जो जनरल साहब को ठीक नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहे। कई जगह उन्होंने कुछ कहा तो मैंने कहा सर ये ऐसा तो नहीं है, ये तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका व्यू है, मेरा व्यू है। तो अब हुआ क्या कि जब ये दिमाग में आई बात, जब जनरल साहब ने कहा ठीक है लिख सकते हैं किताब, अब तुम बताओ करना कैसे। तो मैंने पब्लिशर से बात की, तो उसने कहा ये तो ज़बरदस्त आइडिया, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। तो पब्लिशर तो खुद भागा आना चाहता था। हमारी अगली मीटिंग उसके बाद थी बैंकॉक में, उसने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं इतना भी जोश ठीक नहीं, डोंट जंप द गन, मुझे जनरल साहब से बात कर लेने। तो मैंने जनरल साहब से कहा, मैंने कहा देखिए इसमें हमें तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये किताब हिंदुस्तान में पब्लिश होनी है, पब्लिशर हिंदुस्तानी है, तो आप तीसरा बंदा भी आप ही ढूंढ लो। तो मैंने कहा वो आदित्य सिन्हा है, पुराना दोस्त है, उसने आपके साथ काम किया था। मैं थोड़ा सा वापस आना, मैं पिछली किताब में भी मेरी मदद की थी और बहुत सारी उसी ने लिखी थी, या कंस्ट्रक्शन मैं एक बात ये समझना चाह रहा था कि ये तो हमने समझ लिया कि जनरल साहब जो हैं उनका फ़िलहाल आना जाना बंद है इस किताब की वजह से, पहली बात। दूसरी बात ये कि नवाज़ शरीफ साहब की कभी जनरल साहब से नहीं बनी, ये दुनिया जानती है, पाकिस्तान में बच्चा जानता है। नवाज़ शरीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि जो असद दुरानी नाम के आदमी है
ये फ़ौज के कई लोगों को साथ में मिला के आए थे कि ये हीरोइन बेच रहे थे और उससे पैसा कमा के और पता नहीं कहाँ दहशतगर्दी की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे थे, और जो एजेंसी भी इस्तेमाल करती थी। और यहाँ तक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जनरल असद दुर्रानी पे। जनरल असद दुर्रानी पे और भी संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं, लेकिन मेरा फ़िलहाल ये काम नहीं है कि मैं उसकी जांच पड़ताल करूं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, ये तो उनका है, आपके बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं भारत में, आपने ये किया वो किया, 10 चीज़ें। सच बात ये है कि कुछ यूँ भी कहिए कि मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ कि आपके ख़िलाफ़ संजीदा इल्ज़ामात एक्चुअली हैं किस तरह के, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे आदमी अच्छे समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल में। बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगर बात देखिए, बात मगर है ये कि बात ऐसी है, एंड दिस सरप्राइज बोथ ऑफ अस कि दोनों तरफ इससे लोग खुश नहीं इस किताब से। नहीं, किताब से खुश नहीं है, लेकिन एक बात और है जो मैं थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब ये फंक्शन हो रहा था सवास में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा कि उसका कश्मीर से ताल्लुक़ है, जज्बाती हो गई, आंखों में उसके आंसू आ गए, चिल्ला चिल्ला के उसने ये बात कही कि इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है कश्मीर में और हमको यहाँ प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। और उसने कहा कि मुझे इस बात पे शर्म आ रही है देख के कि यहाँ पे जो स्टेट कोलैबोरेटर्स हैं, और उसका इशारा ये था आपकी तरफ, जनरल असद दुर्रानी की तरफ, और साथ में फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी रह चुके हैं। ये 3 लोग स्टेज पे मौजूद थे। उसने कहा मुझे शर्म आती है कि स्टेट कोलैबोरेटर्स यहाँ पे बैठ के ये जलसा कर रहे हैं और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले हैं उनको जगह नहीं मिलती, बात नहीं मिलती करने की। तो वहाँ पे एक देखिए परसेप्शन ये आता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट हैं किसी न किसी शक्ल में, भले आप नहीं मैं तो हुजूर, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट में तकरीबन 40 साल रहा हूँ, तो आई कैन नॉट डिनाई दैट। ये आपकी कमज़ोरी भी है, ये शायद इस किताब की ताकत भी है। मेरा इशारा इस तरफ है। मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हुआ है कि अब मुझे एजेंसी को छोड़े 18 साल हो गए और सरकार को छोड़े 14 साल हो गए। तो 14 साल में जब से मैं सरकार से बाहर निकला हूँ 2004 में, जब वाजपेयी जी इलेक्शन हारे, तो मैं इन 14 साल में मैंने और बहुत कुछ सीखा है जो मैंने उन 40 सालों में शायद नहीं सीखा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जो है ना, जैसे ये परिंदे उड़ रहे हैं ना, इस किस्म की हालत है। जैसे मुझे 2-3 चीज़ ज़रूर बताइए, वो क्या सीखा आपने आज़ाद होने के बाद? बहुत कुछ सीखा है कश्मीर के बारे में। देखिए, मैं ज़्यादातर सर्विस में या एजेंसीज़ में कश्मीर के साथ ही मेरा ताल्लुकात रहा है, और कश्मीर मैं समझता हूँ अगर मैं RAW का चीफ बना हूँ या जो कुछ भी बना हूँ या PMO में गया, वो सिर्फ कश्मीर की वजह से गया। कश्मीर से तो बहुत लंबा ताल्लुक़ रहा है। देखिए, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, अब द गुडनेस ऑफ द मैन के हमने यहाँ 2 फंक्शन किए, और पिछली बार 2015 में भी यही हुआ। अब वो लंदन से बाहर रहते हैं, खुद गाड़ी चला के आते हैं इस उम्र में, और दोनों फंक्शनों पे वो आए, तो कुछ ना कुछ हमारे संबंध है ना कश्मीर के साथ। मतलब इसी वजह से डॉक्टर साहब आए। आपको ऐसा लगता है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपने सीखा है आज़ाद होने के बाद में या सरकार की नौकरी से आज़ाद होने के बाद, निकलने के बाद भी, कि आप कुछ कर सकते हैं? मैंने सीखा ये है कि आज़ाद होने के बाद बड़ी खुल के बातें हुई हैं कश्मीरियों से, लोगों से, तो उससे बहुत जानकारी पाई है मैंने कि भाई कश्मीर है क्या। जब आप सरकार में रहते हैं तो बंधे रहते हैं। ठीक है। आपने कहा कि मैं एक इस्टेब्लिशमेंट का पुर्जा रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ, उसमें तो कोई डिनाई कोई कर ही नहीं सकता है ना। बल्कि लोग कहाँ किसी हद तक ये भी कह रहे थे, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक आम फीडबैक दे रहा हूँ, वो सुना कि स्टेट कोलैबोरेटर तो छोड़िए, लेकिन ये कि पीपल लाइक यू एंड former Chief Minister Farooq Abdullah and Asad Durrani are actually the part of the problem. They are not the solution. They are the problem as such. The way they have behaved, जो भी गुज़िश्ता सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी हों और भी लोग हों, मतलब कश्मीर में इस तरह से लोग मानते हैं। हो सकता है ये भी परसेप्शन हो, लेकिन इसका मैं अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि कश्मीरी मेरे बारे में क्या समझता है या क्या नहीं समझता, वो आपको कश्मीरियों से पूछना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर फारूक ही एक लीडर है कश्मीर में
बाकी जो है उसके मुकाबले में पिग्मी हैं और हिंदुस्तान इसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है। ठीक है, अब वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं मैं समझता हूँ, इस बात पे आते हैं। ये किताब है द स्पाई क्रॉनिकल्स और उसके बाद में रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। दुल्ला साहब इसको लिखने वाले हैं। सारी बातें तो हो चुकी है। नहीं, मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बाद में द स्पाई ये है फोर्ज स्ट्रक्चर और ब्रेक आइस। ठीक है, इसमें आप यहाँ से शुरू करते हैं और AS दुल्ला साहब के सजेशंस हैं, फिर उसके बाद में दुरानी साहब के सजेशंस हैं कि क्या हो सकता है। आपसे कहता हूँ आपकी तरफ से वो जो 4-5 पॉइंट्स कश्मीर को थोड़ा सॉल्व करने के लिए या कश्मीर में सिचुएशन आसान करने के लिए जो निकल के आते हैं वो क्या है? देखिए, कश्मीर में एक बड़ी बेसिक चीज़ है। एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी लीडर कश्मीर के मुद्दे पे इतना रीज़नेबल नहीं रहा जितना मुशर्रफ रहा है। मैं 30 साल से कश्मीर को देख रहा हूँ, तो मुशर्रफ ने जो कुछ कहा कि जो कश्मीर और कश्मीरियों को मंजूर हो वो पाकिस्तान को मंजूर होगा, इससे बढ़ के कोई पाकिस्तानी कुछ नहीं कह सकता कश्मीर के बारे में। और उसको ये भी पता चल गया था, उसको महसूस हो गया था कि ये ज़बरदस्ती हम कश्मीर को नहीं ले सकते, और ना ही हम, हालांकि कारगिल के मेहरबान वही थे, लेकिन उनको ये भी मतलब वो मानते थे कि भाई हिंदुस्तान को जंग में नहीं हराया जा सकता, इसलिए हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई ना कोई मतलब पीस की बात आगे चलानी चाहिए। और वो मैं कहता हूँ उनका जो वो 4 पॉइंट फार्मूला है, कश्मीरी आज भी उसको मानता है कि भाई यही ठीक है। और उस 4 पॉइंट फार्मूले में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वो बात वही है जो डॉक्टर फारूक 30 साल से कह रहे हैं कि भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे समझौता कर लीजिए और इस लाइन को सॉफ्ट कर दीजिए, बॉर्डर खोल दीजिए, आना जाना शुरू हो जाए, ट्रेड हो जाए और ये फ़ौज को थोड़ा सा पीछे किया जाए, और दोनों तरफ जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ रूल हो, जिसको इसी तरह से ऑटोनॉमी कहते हैं। तो आपकी तरफ से जो बातें निकल के आती हैं उसमें वो और 2-4 चीज़ें जो जनरल साहब के साथ निकल के आती हैं, वो उसमें क्या नई बात है? नहीं, मैंने तो यही कहा कि बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला, और बाकी यह है कि आप देखिए क्या है कि मैंने हमेशा ही सुना है कि जैसे इंडिया की तरफ से हमेशा आती है कि थोड़ा बसें चला लीजिए, वीज़ा दे दीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स में भी सबसे पहले इंडिया की तरफ से ये बातें निकल के आती हैं कि वीज़ा दे दीजिए, कल्चरल एक्सचेंज कर लीजिए। आजकल नहीं हो रहा है ना, कल्चरल वो तो बिल्कुल ही बंद हो रहा है, वो तो वीज़ा भी नहीं हो रहा है, क्रिकेट भी नहीं हो रही है, IPL में भी पाकिस्तानी लड़के नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि क्रिकेट भी खेली जाए। कश्मीर को लेके मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरियों के साथ बात करनी, दिल्ली और श्रीनगर का डायलॉग बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली और इस्लामाबाद का डायलॉग भी उतना ही ज़रूरी है। तो पाकिस्तान से बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो रही है। लेकिन इन हालात में मैं आप ही से ये बात जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ में सलाहकार हैं अजीत डोवल जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, एक ये समझा जाता है कि जो एक बिनतहा हॉकिश पॉलिसी हो सकती है, जब प्रेशर बनता है, सारे मुल्कों में बनता है, अचानक कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो जिनको हॉक्स माना जाता है कि सख्त गिर मौक़िफ़ के हामी, उर्दू में लोग बोलते हैं कट्टरपंथी, एक पूरी विचारधारा कि उनको लगता है कि ये सब हटाइए, मैं समझ गया, डंडा चलाइए। मैं आपके अब तो वो है, हाँ मान लिया, तो मोदी जी मान लिया हॉक है, तो डोनाल्ड ट्रंप हॉक नहीं है? मोदी जी के साथ ही भी हॉक्स हैं। मेरी बात सुने जी। मोदी जी आप कहते हैं हॉक है, तो डोनाल्ड ट्रंप हॉक नहीं है? सबसे बड़ा दुनिया में हॉक डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन वो सिंगापुर गया और उसने किम के साथ, वो कहता है ये तो लड़का बहुत अच्छा है, नॉर्थ कोरिया के साथ में बातचीत शुरू की, दोनों कोरियाज़ की बात हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने पिछले दिनों में देखी या सुनी वो ये है कि अफ़गानिस्तान में ट्रूस हुआ है ईद के मौके पे, आपने देखा होगा।
और मैंने कहा, मेरा इमीडिएट रिएक्शन था, ये हो ही नहीं सकता। जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी पीस की बात कर ही नहीं सकता जब तक ट्रंप का उसको सपोर्ट ना हो। और अब देखिए 4-5 दिन बाद अब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पहुँचे हुए हैं काबुल, और वो भी वही बात कर रहे हैं पीस की। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही, अगर ये चीज़ें हो सकती हैं फारूक अब्दुल्ला तो साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती। फारूक अब्दुल्ला साहब बार बार नॉर्दर्न आयरलैंड का हवाला भी दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि वहाँ गोल्फ खेल के आए हैं और अच्छा और एग्जाम्पल भी अच्छा है। हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड में जिस तरह से शांति हुई, कुछ सोच नहीं सकता था कि इतने सालों से एक दूसरे के खिलाफ सर फुटबॉल हो रहा था, और वो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, यानी कि लॉयलिस्ट भी हैं और जो IRA के सपोर्टर्स हैं वो भी हैं। शुरू में अर्ली 90s की बात करता हूँ कि जब ये कश्मीर का मसला उठा तो कई लोगों ने हमें ये आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया कि कैसे बातचीत होती है, कैसे अमन की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें कोई एक बात बताइए, इस माहौल में क्या बातचीत होगी? मैं देखते रहता हूँ जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, फिर वही बात आप कर रहे हैं ना। नहीं, ट्रंप और किम की बात कैसे हुई? और अब वो लड़का कहता है, उसको मैं लड़का ही कहता हूँ, बिकॉज़ ही इज वेरी यंग, प्रेसिडेंट किम। वो कहता है हमारी तो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, हम तो आगे चलेंगे। आप बार बार ट्रंप को मोदी के साथ में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा आपने क्योंकि कहा हॉक, हाँ, तो ट्रंप से बड़ा हॉक कौन है? वो तो इसको यूरोपियन यूनियन को तोड़ने में, लेकिन मोदी से बड़े हॉक्स, वो तो यहाँ उसकी दोस्ती यहाँ बोरिस जॉनसन के साथ। लेकिन मैंने कहा कि मोदी जी से बड़े हॉक्स दिल्ली में मौजूद हैं, यानी मिसाल के तौर पे एक RSS का जो पूरे एक एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखिए बातें क्या चल रही है, आप पीस की बात करें सब, वो तो आर्टिकल 370 खत्म करने की बात कर रहे हैं। बातें बहुत होती हैं, नहीं खत्म होगी आर्टिकल 370 इतनी आसानी। मैंने तो ये सुना सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं रातों रात खत्म कर दीजिए, गवर्नर आदेश दे देगा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई ये 2/3 वगैरह बहुमत इसकी। फिर खत्म क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो कह रहे हैं हो सकता है, कुछ लोग ये भी अटकल लड़ा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हो सकता है सरकार को कुछ अगर तमाशा करना हुआ वोट लेने के लिए, अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दिल जीतने के लिए। आप समझते हैं कि 370 को हटा देंगे? मैं समझता हूँ होने को तो सब कुछ हो सकता है, यही तो सारा। आप क्या समझते हैं ये बताइए? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो सकती है, और होगी, मैं समझता हूँ। अरे वाह, और बताएं, ये बात दिलचस्प। 370 क्यों कहते हैं? अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं आप कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने निराशावादी क्यों हो, थोड़ा सा देखिए आशावादी भी हो जाए। अफगानिस्तान में आप सोच सकते थे कि भाई ईद पे तालिबान और वहाँ की फ़ौज, अफगानिस्तान की फ़ौज इकट्ठे ईद मनाएंगे। उसमें ताजिक भी थे, हज़ारा भी थे, बावजूद के एक दूसरे के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी है उस सबके बावजूद। और उन्होंने कहा, बल्कि अशरफ गनी ने, कि इसको लंबा चलाया। उन्होंने कहा नहीं, तालिबान ने कहा नहीं, 3 दिन काफ़ी है। हाँ? ओके, देखिए तालिबान ही की सरकार आएगी अफगानिस्तान में, ये भी आप लिख लीजिए, और कोएलिशन होगी। जब कोई पावर में आता है तो इतना अनरीजनेबल नहीं होता जितना बाहर लगता है। तो एक तालिबान भी जानता है कि कैसे कोएलिशन बनाई जाती है। ये जैसे ईद मनाई गई है वैसे ही कोएलिशन बनेगा, आप देखेंगे। हाँ, बहुत दिलचस्प बात करें। एक 2-3 बातें बस चलने से पहले आपसे कुछ और हो जाएं, जैसे कि ये है कि कश्मीर में अब ये है कि हुर्रियत से बात मत कीजिए, एक्स से बात मत करिए, उससे मत करिए। आप कहते हैं सबसे बात करिए। हुर्रियत से तो बात होती रही ना। कल डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जब मैंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई, मैंने जब कहा आप क्यों नहीं मिल के बैठ के बात करते, कहने मुश्किल बात वो है ना कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अगर हैं भी पाकिस्तान के कंट्रोल में तो वो कंट्रोल तोड़ा जा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हुर्रियत ने, हम भूल जाते हैं, हुर्रियत ने इसी सरकार से, इसी का मतलब है NDA की ही सरकार थी जिसमें उन्होंने अडवाणी जी, जो हॉक माने जाते थे, उनके साथ 2 राउंड बातें की। और जब मैंने हुर्रियत वालों से पूछा कि आपकी कैसी बातचीत कैसी हुई, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी हुई। और अडवाणी जी ने भी कहा बहुत ठीक है, अब आगे बताइए क्या करना है। वो बल्कि जब 2nd राउंड के बाद वापस गए तो श्रीनगर में लोगों ने कहा ये तो अडवाणी हुर्रियत है। अब ये बातें हम भूल जा रहे हैं।
दिलचस्प बात है। मैं साथ ही साथ एक इशारा ये भी समझ रहा हूँ कि एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है दोनों मुल्कों में, बल्कि जो एक वाजपेयी की ज़रूरत है, एक वाजपेयी की ज़रूरत है, लेकिन वाजपेयी जैसी और मैं कहूँगा शख्सियत है नहीं मुशर्रफ आज। की अभी भी ज़रूरत है। मुशर्रफ यानी आप आर्मी की तरफ जा रहे हैं, एक डिक्टेटर, लोगों को बड़ी मुश्किल से निजात मिली उनसे। था वो डिक्टेटर। कल मैंने कहा ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, हाँ। कि शायद आप और मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ इकट्ठे बैठ के इसका समझौता कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। बड़ी दिलचस्प बात है। ये जनरल के बारे में, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक बहुत मशहूर सा शेर है, देखिए उनके बारे में वो शहसवार बड़ा बदकिस्मती ये है जनरल मुशर्रफ के बारे में कि पाकिस्तान में उसको PNG करार कर दिया है, गया है। PNG मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा। हाँ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जो जर्नैल उनके साथ थे, जो उनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थे, वही आज उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो ये अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉयल्टी होनी चाहिए। आपने कहा कि ये इस तरह की एक चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखिए क्या है कि जो भी मिलिट्री है उसका बहुत ज़्यादा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कश्मीर का मामला सॉल्व ना हो के थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल आपके साथ बैठ के, मैंने देखा मंच पे एक बात कही कि कश्मीर इज़ ए मनी स्पिनर, मतलब ये कि पैसा निकलता है कश्मीर से बहुत लोगों के लिए, तो कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? देखिए, that people have developed a vested interest in कश्मीर के इंसर्जेंसी चलती रहे, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी है और भी लोग हैं, इंडिया से भी कुछ है, हमारी तरफ से भी हैं, ये मैं मानता हूँ। पर अगर आप कहें कि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज ही चाहती है कि वहाँ ये रहे गड़बड़, ये बात सही नहीं। इट्स नॉट, इट विल बी अनफेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं था कश्मीर में। पाकिस्तान की गेम ख़त्म हो चुकी थी और पाकिस्तान खुद जानता था कि भाई अब हम बाजी हार गए हैं। ये तो पिछले 2-2.5 साल में जो हंगामा शुरू हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान फिर आ गया है। मैं तो आपकी बात से ये समझ रहा हूँ इशारे से कि भारत ने जो एक सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाया है, जो एक हार्ड लाइन ली है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है। पाकिस्तान को कश्मीर को प्रोजेक्ट करने में। आप हार्ड लाइन कहते हैं, मैं इसको दूसरी तरह हमेशा कहता रहा हूँ कि जो स्टेटस को है वो हमें सूट नहीं करता है, वो पाकिस्तान को सूट करता है। वाह, जब कश्मीर ठीक लाइन पे था, जब ठीक लाइन पे चल रहा था, तो उसको जब भी कोई अच्छी बात होती है उसको आगे चलाने की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि उस पर बैठ जाइए अब आप। ओके, किताब के बारे में काफ़ी बातें हो गई आपसे। किताब बिक रही है, किताब बिक रही है साहब। अरे साहब, मैंने 15 पाउंड दे के ख़रीदी है, इसमें अब्दुल्ला साहब के सिग्नेचर है, और मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे कोई कंसेशन नहीं था किसी भी तरह का। 15 पाउंड्स मैंने पे किए हैं और ये किताब मैंने ख़रीदी है लंदन में, और भी बहुत सारे लोगों ने खरीदी थी मेरे सामने। जी जी अब्दुल्ला साहब, एक 2-3 चीज़ें ज़रा सी कि अक्सर लोग जासूसों को, भाई हैं तो आप जासूसी स्पाई और जो रॉ के चीफ वगैरह हैं, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, हाँ, मैंने उसमें यही बात कही है कि भाई हम तो लाइसेंस्ड, हमने दोनों ने लाइसेंस कैटेगरी की है ना अपने मुल्कों में, तो वो तो हैं जासूस, तो हम रहे हैं। हाँ। पर आज मैं जासूस नहीं हूँ, आई एम अ फ्री पर्सन। एक आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी उम्मीद की किरण आने वाले दिनों में क्या है? क्योंकि नेगेटिव बातें तो हमने बहुत की हैं। मैंने आपसे कहा ना, अगली इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अब इलेक्शन हो रही है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमारे यहाँ इलेक्शन अगले साल के अंदर होने वाली है, उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत होगी। अरे साहब, ये रॉ के फॉर्मर चीफ साहब कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, मुझे इनकी बात को बहुत संजीदगी से लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। ज़्यादा संजीदगी से मत लीजिए, लेकिन ख्याल में रखिए, जो मैं याद रखूंगा, इस बात को याद रखूंगा, और जब ये हो जाएगा फिर आपके साथ में एक इंटरव्यू होगा। थैंक यू। ओके, डन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। SineInc.com